देशभरातून हे लोक आलेले आहेत. सब जगह से आहे ना ऑफिस भाई. आणि म्हणून पंकज भोयर इकडे आहेत, संजू जयस्वाल आहेत, सतीश कुमार, अमित सिन्हा, सगळ्यात चांगले आर्किटेक्ट, हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर, श्री डेबेन मुझा, respected distinguished industry leaders, architects, builders, urban planners, policy makers, and all the passionate professionals gathered here today. Dignitaries from the government of Maharashtra, आमचे संजू जयस्वाल, त्यांचे इतर सगळे आहेत. आइडियाक एक्सपो, मैं पहले ही आते आते कहा कि आइडियाक एक्सपो, ये आइडियाक में ही आइडिया है, तो बड़ी नई आइडिया लेकर ये आइडियाक एक्सपो यहाँ आया है. इसलिए मैं आइडियाक एक्सपो का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. हमारे लिए ये एक्सपो का उद्घाटन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है. हमारे स्टेट बजट का बजट सेशन शुरू है और बजट सेशन में भी काम शुरू है, लेकिन यहाँ पर आइडियाक एक्सपो ने जो महत्वपूर्ण इवेंट यहाँ पर शुरू किया है, ये मेरे ख्याल से 7th एक्सपो है और हर नई नई आइडिया यहाँ पर लेकर लोग आए हैं. आणि इथं पॅनल डिस्कशन पण होईल, त्यातून नवीन नवीन आयडियाज लोकांना मिळतील. आणि म्हणून मी देखील माझं बजेट सेशनचं काम थोडं बाजूला ठेवून इकडे उपस्थित राहिलो. आमचे राज्यमंत्री पंकज यांचा आग्रह होता आणि आपल्यालाही भेटता मला आलं. कुछ दिन पहले हमने स्टेट बजट पेश किया है. इनफैक्ट वो एक बजट नहीं बल्कि महाराष्ट्र जैसा देश का ग्रोथ इंजन 2047 तक जो उड़ान भरने जा रहा है, उसकी एक झलक है. बिल्डिंग महाराष्ट्र, बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर, यही विजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए आज का आइडिया एक्सपो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी है सभी लोगों के लिए, ऐसी मेरी समझ है. 3 दिनों में इस प्रदर्शनी में 15-20 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे. 150 से अधिक एक्सपर्ट यहाँ पर अपने अपने विचार रखेंगे. उद्योग जगत की सभी प्रमुख हस्तियाँ, पॉलिसी मेकर्स हो, उन पॉलिसी को लागू करने वाले राजनेता हो और पर्यावरण एक्सपर्ट, सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे. इसीलिए ये केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भविष्य को प्रभावी बनाने की एक कोशिश है, ऐसा मैं समझता हूँ. इस प्रदर्शन के आयोजक, उनको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप ऐसे इवेंट के लिए मुंबई क्यों चुनते हो? मुंबई कोई क्यों चुना जाता है? क्योंकि मुंबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और इसलिए सारे काफ़ी बड़े बड़े एग्जीबिशन यहाँ होते हैं. लास्ट ईयर देश की पहली वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में इसी बीकेसी में हुई थी और देश विदेश से इस क्षेत्र के अनेक नामी लोग उसमें शामिल हुए थे. मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद पूरे दिन इस समिट में उपस्थित थे. आज जहां हम उपस्थित है वो बीकेसी का टॉप कमर्शियल हब होने जा रहा है. कुछ महीने पहले बीकेसी के 2 प्लॉट दुनिया के 2 बहुत बड़े नामी जापानीज इन्वेस्टर्स ने लिया है. 15,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो जाएंगे, युवाओं को मिलेंगे और करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी होगा. ऐसी ये बीकेसी है.
महाराष्ट्र आज इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने और रोजगार निर्माण करने के मामले में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। राज्य सरकार ने कई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है। अभी संजीव जायसवाल जी ने कुछ उसमें से कहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, डेटा सेंटर पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं। अभी जनवरी में हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी दावोस गए थे, उनके साथ हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत जी गए थे। 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब दावोस गया था 2 बार, लगभग 15 से 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। लेकिन इसमें से लाखों जॉब क्रिएट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का यह सिलसिला जो है 2022 से शुरू हुआ है और हम सिर्फ एमओयू कागज पर नहीं करते। इसका कन्वर्जन रेट जो है 75% से ज़्यादा है। इसकी मुझे खुशी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर आता है, इंडस्ट्री लगाता है, उसको यहाँ का वातावरण भी, यहाँ की फैसिलिटी भी, यहाँ से सब सहूलियत भी मिलनी चाहिए। हमने उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस भी शुरू कर दिया और इसलिए इसका कन्वर्जन 70% से ज़्यादा है। इसके अलावा 2025 में महाराष्ट्र के भीतर लगभग 53 इम्पोर्टेंट एमओयू साइन हुए, जिनसे करीब 2.96 करोड़ का निवेश आएगा और लगभग 3 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये भी महाराष्ट्र के लिए बड़ी बात है, युवाओं के लिए बड़ी बात है। यह उपलब्धियां केवल आंकड़े नहीं है। आज हम अपनी वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को और मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे अपकमिंग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम सिर्फ मुंबई, पुणे, नागपुर तक सीमित नहीं है। मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजीनगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नागपुर, वर्धा क्षेत्र में भी लॉजिस्टिक हब और कोकण रीजन में पोर्ट बेस इंडस्ट्री शुरू हो रही है। गढ़चिरौली का नाम आपने सुना होगा। गढ़चिरौली बहुत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट एरिया है। वहाँ भी जैसे आदिवासी क्षेत्र में हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहे हैं। वहाँ पर स्टील हब बन रहा है। पहले तो कोई जाता नहीं था वहाँ पर, लेकिन एक यूनिट शुरू होने के बाद मुझे याद है जब मैं गार्जियन मिनिस्टर था और पहला यूनिट शुरू करने के लिए बहुत ही इनिशिएटिव लेना पड़ा। लेकिन आज सब लोग जाते हैं, सब लोग चाहते हैं हम गढ़चिरौली में हमारी इंडस्ट्री डालें। ये बहुत ही चेंज है और इसलिए ये सब मिलकर महाराष्ट्र को भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और आर्थिक केंद्र बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक महाराष्ट्र में काम हुआ है। सर विंस्टन चर्चिल का एक फेमस कोट है, गुड रोड्स, गुड रेलवेज, गुड पोर्ट्स, these are the things that make a country great। और जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिकन रोड्स आर गुड बिकॉज दैट्स व्हाई अमेरिकन रोड्स आर गुड। यही कहूँगा कि जॉन एफ कैनेडी ने, मैं फिर से कहता हूँ, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका की पहचान क्या है? अच्छे रोड है। और इसलिए हम रोड के ऊपर भी, जैसे कोस्टल रोड दिए आपने देखा है, और हमेशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर
इज द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रांग इकोनॉमी। और हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके महाराष्ट्र की इकोनॉमी को सबसे मजबूत करना है। इसलिए हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज राज्य में एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक पार्क का विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अटल सेतु पे आप गए होंगे, समृद्धि महामार्ग देखा होगा, नागपुर मुंबई एक मिसाल है, एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। कोस्टल रोड, आज ट्रैफिक डीकंजेस्ट करने के लिए ये कोस्टल रोड कितना मायने रखता है। पहले 40-50 मिनट, एक घंटा लगता था, आज कितना 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। आज समृद्धि नागपुर मुंबई 22-20 घंटे लगते थे, 15 घंटे लगते थे, आज सिर्फ 7 घंटे में नागपुर से मुंबई, मुंबई से नागपुर। अटल सेतु देखो, देश का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, उससे कितने लोगों को राहत मिली है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है ये कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। एमएमआर में लगभग 350 किलोमीटर की मेट्रो का नेटवर्क हम बना रहे हैं और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिछले साल शुरू हो गया है। वहाँ पर हम तीसरी मुंबई का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ एजू सिटी आ रही है, मेडी सिटी आ रही है, स्पोर्ट्स सिटी आ रही है, पूरा वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह चेंज हो जाएगी, एक गेम चेंजर हो जाएगा। पालघर में और एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। पालघर जिले में जहाँ देश का सबसे बड़ा वाधवन पोर्ट बन रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 76,000 करोड़ रुपीस वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ चौथी मुंबई का निर्माण हम करने वाले हैं, वहाँ भी एयरपोर्ट होगा। तो मुंबई एयरपोर्ट में जो इतनी भीड़ होती है वो जरूर कम हो जाएगी। MMRD has also signed MOUs with prominent financial institutions to accelerate infrastructure development in the MMR region. The value of these upcoming projects is approximately 3.5 lakh crores. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसलिए मैं ये कहूँगा, अभी जैसे संजू जायसवाल जी ने कहा था रियल इस्टेट के बारे में, मैं ये कहूँगा कि आफ्टर एग्रीकल्चर रियल इस्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। मैं जानता हूँ, मैं जब यूडी मिनिस्टर था, अभी उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन अभी मेरे पास यूडी भी है और हाउसिंग भी है, डेप्यूटी सीएम तो ही है। तो रियल इस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उस वक्त मुझे याद है कि वो बहुत ही बुरी तरह कोविड भी था, लेकिन रियल इस्टेट बहुत ही डिफ़िकल्टी में आया था। तब मैं सही कहूँगा तो ऑक्सीजन पे था, और हम अगर सपोर्ट नहीं करते तो वेंटिलेटर पे चला जाता। सही है ना? तो हमने उस वक्त यूनिफाइड डीसीपीआर लागू कर दिया और एफएसआई बढ़ा दिया, 50% प्रीमियम कम कर दिया। और जैसे संजू जायसवाल ने कहा कि पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, तो उस वक्त हमने कंडीशन डाली, स्टैम्प ड्यूटी भी जो है 50% करी थी। तो 50% प्रीमियम जो लाभ लेगा, वो जो हमारे एंड यूज़र को 50% उसका स्टैम्प ड्यूटी भी भरेगा। तो वो लागू भी हुआ, इम्प्लीमेंट भी हुआ, और अभी आपने कहा है तो ज़रूर हम सोचेंगे उसके ऊपर। और इसलिए बड़े एफएसआई के कारण जो रीडेवलपमेंट रुका था उसको बढ़ावा मिला। अफोर्डेबल हाउसिंग हमारी प्रायोरिटी है। कोविड के समय बहुत ही तकलीफ में, मैंने कहा अभी कि उनको हमने सपोर्ट किया है और कई कंसेशन भी दिए हैं उनको। और हमारा मिशन भी है कि स्लम फ्री सिटी, स्लम फ्री मुंबई, इसलिए क्लस्टर का निर्माण हमने शुरू कर दिया है। एक क्लस्टर तो रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर में शुरू हो गया है, एसआरए और एमएमआरडीए कर रहा है। थाने में भी क्लस्टर शुरू है, मुंबई में कई जगह पर एक क्लस्टर का निर्माण होगा, ताकि एक प्लान सिटी खड़ी हो जाएगी। छोटे छोटे बिल्डिंगें बना के, स्टैंड अलोन बिल्डिंग बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, एम्यूनिटी नहीं मिलेगी।
ये क्लस्टर के माध्यम से सभी एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी, ये फ़र्क है। और इसलिए ये एक डायनामिक हाउसिंग पॉलिसी हमने लाई है। इसलिए ये पॉलिसी देश के हाउसिंग सेक्टर में एक नई क्रांति लाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। धारावी रीडेवलपमेंट का काम हमने शुरू कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और उसमें भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्म आएगा जो रीडेवलपमेंट का देश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। ये भी यहाँ पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। रियल इस्टेट, हाउसिंग और छोटे बड़े उद्यमों में क्षेत्र में आज नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है। या जो भी आएंगे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे राज्य के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना चाहिए। हजारों लोगों के लिए आर्थिक अवसर निर्माण हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर परिवार को अपना घर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर। हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था 40 लाख लोगों को घर। आप इसको मालूम है हाफिज भाई को? तो उसके लिए ये जो जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लाखों लोगों को मुंबई में घर मिलेंगे, उनका जीवन पद्धति बदल जाएगी। इसके लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है और एक क्लस्टर के माध्यम से होगा। आज हमारे बीच कई आर्किटेक्ट उपस्थित हैं। शहर एक केवल इमारतों, सड़कों या पुलों का संग्रह नहीं है। शहर लोगों का जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी आशाएं और उनका भविष्य है। वी शेप आवर बिल्डिंग्स, देयर आफ्टर दे शेप अस। ये तो हमें करना है क्योंकि हमें भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं करते, वे शहरों को व्यक्तित्व, कार्यक्षमता और रहने योग्यता तय करते हैं। इसलिए आर्किटेक्ट भी बहुत मायने रखते हैं। आज बड़ी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। सरकार विकास के लिए नीतियाँ प्रदान कर सकती है, लेकिन उद्योग क्षेत्र को रचनात्मक, गुणवत्ता, जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं है बल्कि सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली विकास हम चाहते हैं। आपका भी वही विषय है और इसलिए हमने ग्रीन टीडीआर देने का भी निर्णय लिया है पिछले विंटर सेशन में, क्या ताकि हमारी सरकार प्रो डेवलपमेंट और प्रो एनवायरनमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, इफ यू वांट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू बी सस्टेनेबल वी हैव टू वर्क विथ द एनवायरनमेंट। ये जरूरी है, एनवायरनमेंट भी चाहिए। हमें डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अटल सेतु जब हम बना रहे थे, कई एनजीओ ने कहा कि वहाँ के फ्लेमिंगो भाग जाएंगे। तभी मैं उसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था। मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि यहाँ से फ्लेमिंगो नहीं जाना चाहिए, ऐसा काम करो, यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी लाना है वो लाओ। तो उन्होंने वो करके दिखाया। हमने वह रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया, वह नॉइज बैरियर लगा दिए। वही एनजीओ ने कहा अपने रिपोर्ट में, ये पूरा अटल सेतु कंप्लीट होने के बाद एनजीओ कम नहीं हुए, फ्लेमिंगो कम नहीं हुए, फ्लेमिंगो बढ़ गए। ये बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए हम ऐसे शहरों को, बुनियादी ढांचे को निर्माण करना चाहते हैं और पर्यावरण पूरक, आधुनिक और नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे। इस दिशा में आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, डेवलपर्स और पॉलिसी मेकर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अभी तक मेक इन इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमें मेक फॉर वर्ल्ड के बारे में सोचना होगा और इसीलिए ऐसे मंच की आवश्यकता है। आइडेक जैसे मंच पर सरकार और उद्योग को साथ लाने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य को भारत के आर्थिक भविष्य में छलांग लगाने का लॉन्च पैड बनाना है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजिन है। महाराष्ट्र इन्वेस्टर्स के लिए लगातार पसंद दे रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन चुका है। साल दर साल हमारा एफडीआई में भी हम नंबर 1 है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल मैन पावर और मजबूत सरकार
महाराष्ट्र में है, इसलिए ये आगे हम बढ़ रहे हैं। डिसीजन फटाफट लेना जरूरी है, नो रीजन, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला सरकार हमारा है, और इसीलिए ये राज्य की प्रगति हो रही है। कोस्टल बन गया, अटल सेतु बन गया, समृद्धि बन रहा है, मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और देश का जीडीपी महाराष्ट्र का योगदान लगभग 14% है। देश का 30% एफडीआई अकेले महाराष्ट्र में आया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की इकोनॉमी पूरी दुनिया के 35 देशों से ज़्यादा बड़ी है, और एमएसएमई क्षेत्र में भी हमारा कंट्रीब्यूशन 14% है। औद्योगिक उत्पादन में 21 लाख करोड़ का पल्ला हमने पार कर दिया है। फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्सटाइल हो, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र नंबर 1 है, और इसलिए सर्विस इंडस्ट्री, आईटी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म में महाराष्ट्र नंबर 1 है। 2 साल में महाराष्ट्र की एक्सपोर्ट हमें दुगनी करनी है, यह हमारा लक्ष्य है। और मैं इतना ही कहूँगा, और स्टेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑनरेबल पीएम विजन ऑफ ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसमें हमारा योगदान $1 ट्रिलियन का है। लेकिन नीति आयोग ने कहा था सिर्फ मुंबई और एमएमआर में ही आपका $1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल सिर्फ मुंबई और एमएमआर में है। इतना बड़ा पोटेंशियल है उन्होंने करी, और इसलिए ऐसे एक्सपो काम आएंगे। और इसलिए मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जिस दिन चल पड़े हैं हम, संजू जी, जयसवाल जी, जिस दिन चल पड़े हैं हम मंजिल पे नज़र है, जिस दिन चल पड़े हैं हम मंजिल पे नज़र है। इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महाराष्ट्र सरकार सभी प्रकार के विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम सभी इस विकास रथ के पहिए बनकर काम करेंगे और इसे गति प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये आइडिया एक्सपो 2026 नई विजन, नई टेक्नोलॉजी और नए सहयोग के अवसर पैदा करेगा। और इसलिए मैंने कहा था कि नाम में ही आइडिया है, तो नई नई आइडिया लेकर आप आते हो, और इसलिए ये मुंबई महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम साथ साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मैं कहूँगा, ये आपका आयोजन जो है एक्सपो का, वो सफल हो जाए, यशस्वी हो जाए, ऐसी कामना करता हूँ। और सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।